अभिकर्ता पाठ 6 अभिकर्ता परिभाषा प्रकार अधिकार एवं कर्तव्य। उसमें प्रश्न 1 में क्या दिया है, अभिकर्ता की परिभाषा दीजिए, अभिकरण के आवश्यक तत्वों को भी वर्णित कीजिए। अब आ जाते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। संविदा अधिनियम की धारा 182 में अभिकर्ता तथा मालिक की परिभाषा दी गई है। संविदा अधिनियम की धारा 182 में अभिकर्ता तथा मालिक की परिभाषा दी गई है। इनके अनुसार क्या होता है, पढ़ते हैं। इनके अनुसार अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो किसी अन्य के लिए कोई कार्य करने के लिए पर व्यक्तियों के व्यवहारों में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित है। वह व्यक्ति जिसके लिए ऐसा कार्य किया जाता है या जिसका इस पर प्रतिनिधित्व किया जाता है मालिक कहलाता है। अतः अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो मालिक तथा तीसरे व्यक्ति के मध्य जोड़ने वाली कड़ी का काम करता है, जिससे कि उनके बीच विधिक संबंध स्थापित हो। वह मालिक को तीसरे व्यक्ति के प्रति जिम्मेदार रखने की क्षमता रखता है। अब अभिकरण की आवश्यक तत्व, अभिकरण की आवश्यक तत्व निम्नलिखित है। अब आ जाते हैं मालिक। पहला, मालिक को एजेंट नियुक्त करने की सामर्थ्य धारा 183 के अनुसार है। जो कोई व्यक्ति उस विधि के अनुसार जिसके कि वह अध्याधीन है, वयस्क आयु का है और जो कि स्वस्थ चित्त का है, अभिकर्ता नियोजित कर सकता है। अतः एक अल्पवयस्क अभिकर्ता नियुक्त नहीं कर सकता है, क्योंकि अवयस्क द्वारा अभिकर्ता की नियुक्त शून्य होती है। अब दूसरा, कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता हो सकता है धारा 184 के अनुसार। पहला में क्या दिया था, मालिक को एजेंट नियुक्त करने के समर्थ धारा 183 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता हो सकता है धारा 184 के अनुसार। जहाँ तक कि मालिक और पर व्यक्ति के बीच का प्रश्न है, वहाँ कोई व्यक्ति अभिकर्ता हो सकेगा, किंतु ऐसा कोई व्यक्ति जो वयस्क आयु का एवं स्वस्थ चित्त का नहीं है, इस पर अभिकर्ता नहीं हो सकेगा। वह अपने मालिक के प्रति इस निमित्त यहाँ अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार उत्तरदायी हो सकेगा। अब प्रश्न नंबर 2 पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया है, एक अभिकर्ता के वैयक्तिक दायित्वों की विवेचना कीजिए। दायित्वों की विवेचना कीजिए। इसमें उत्तर में क्या दिया, समानतः अभिकर्ता अभिकरण के संबंध में किए गए कार्यों के लिए वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी नहीं होता, परंतु संविदा विधि की धारा 230 में इस नियम के कुछ अपवाद दिए गए हैं, जो निम्न हैं। जहां संविदा अभिकर्ता द्वारा विदेशी मालिक के लिए की गई है, विदेशी मालिक होने पर संविदा की अवस्था की साख पूर्ण रूपेण अभिकर्ता को ही दी जाती है। इस अवस्था में अभिकर्ता व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार माना जाता है, मालिक संविदा का पक्षकार नहीं माना जाता है। दूसरा नंबर, जहां अभिकर्ता मालिक का नाम प्रकट नहीं करता है, जहां अभिकर्ता द्वारा मालिक का नाम नहीं बताया जाता है, वह उसका यह अर्थ होता है कि अन्य व्यक्ति की अभिकर्ता जिम्मेदारी पर भरोसा करता है। जानकारी ही आवश्यक चीज़ है और पक्षकार यह जानता है कि दूसरे व्यक्ति अभिकर्ता की यह परिकल्पना पैदा होता है। यद्यपि मालिक का नाम नहीं दिया गया है, जब मालिक का नाम प्रकट किए जाने पर उसके विरुद्ध वाद न चलाया जा सके। जहां मालिक का नाम प्रकट होने पर भी उस पर वाद नहीं चलाया जा सकता है, वहां अभिकर्ता अपने द्वारा की गई संविदा के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। यह तभी होता है जब कि मालिक अवयस्क है तथा अस्वस्थ चित्त, क्योंकि इस प्रकार का मालिक अभिकर्ता नियुक्त नहीं कर सकता। यह ध्यान रखना चाहिए कि अभिकर्ता तभी उत्तरदायी माना जाएगा जबकि अभिकर्ता के साथ कारोबार करने वाले तीसरे पक्षकार को यह मालूम नहीं है कि मालिक पर दावा नहीं किया जा सकता। अब प्रश्न नंबर 3 में देते हैं कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 1872 के अधीन विभिन्न प्रकार के अभिकर्ता को परिभाषित कीजिए। अब यह अथवा अभिकर्ता कौन है, विभिन्न प्रकार के अभिकर्ताओं को परिभाषित कीजिए। संविदा अधिनियम की धारा 182 के अनुसार अभिकर्ता तथा मालिक की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार अभिकर्ता वह व्यक्ति जो किसी अन्य के लिए कोई कार्य करने के लिए पर व्यक्तियों से व्यवहारों में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित है। अभिकर्ता के प्रकार, अभिकर्ता की मुख्य किस्में इस प्रकार की है। अड़हतिया। अब अड़हतिया क्या होता है, इससे तात्पर्य ऐसे अभिकर्ता से है जिसे माल का कब्जा बिक्री के लिए निमित्त दिया जाता है। अब दलाल। दलाल इससे तात्पर्य ऐसे अभिकर्ता से है जो मालिक की ओर से माल क्रय या विक्रय करने हेतु नियोजित किया जाता है, इसे माल के कब्जा नहीं दिया जाता है।
अब प्रत्यायक अभिकर्ता क्या होता है? प्रत्यायक अभिकर्ता जिस पर व्यक्ति के साथ मालिक की ओर से संविदा करता है उसके द्वारा संविदा पालन की प्रत्यभूत गारंटी देता है और इसके बदले में उसे कुछ अतिरिक्त कमीशन दिया जाता है। पर व्यक्ति द्वारा संविदा भंग करने पर वह दायी होता है। जैसे यदि पर व्यक्ति माल का मूल्य नहीं देता है तो इसका भुगतान करने के लिए प्रत्यापक अभिकर्ता दायी होगा। प्रत्यापक अभिकर्ता का दायित्व प्राथमिक नहीं बल्कि द्वितीयक होता है और परिणाम स्वरूप उसका दायित्व पर व्यक्ति द्वारा अपना दायित्व पूरा न करने पर उत्पन्न होता है। अब नीलामकर्ता यह ऐसा अभिकर्ता होता है जिसे सार्वजनिक नीलाम द्वारा माल का विक्रय करने के लिए नियोजित किया जाता है। अब आ जाते हैं एक अभिकर्ता के अधिकार एवं कर्तव्य बताइए। अभिकर्ता के कर्तव्यों को वर्णित कीजिए। अभिकर्ता के कर्तव्य। प्रत्येक अभिकर्ता के प्रमुख कर्तव्य निम्न है। मालिक के कारोबार के संचालन का कर्तव्य धारा 211 के अनुसार। अभिकर्ता द्वारा अपेक्षित कौशल का तत्परता धारा 212 के अनुसार। तीसरा, मालिक को लेखा देना। मालिक के संपर्क रखने पर अभिकर्ता का कर्तव्य धारा 214 के अनुसार। एजेंसी के कारोबार में अपने लिए समव्यवहार न करना। गुप्त लाभ प्राप्त करने का कर्तव्य धारा 216 के अनुसार। प्राप्त राशियों का संदाय करने का कर्तव्य धारा 218 के अनुसार। कार्य किसी अन्य व्यक्ति को न सौंपने के कर्तव्य धारा 190 के अनुसार। मालिक के हितों की रक्षा करना। अभिकर्ता के अधिकार क्या हैं? अभिकर्ता के अधिकारों का विवरण निम्नवत है। पैसा रोकने या काटने का अधिकार धारा 218 के अनुसार। पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार धारा 219 के अनुसार। औपचारिक कारोबार के लिए अभिकर्ता पारिश्रमिक का हकदार नहीं धारा 220 के अनुसार। मालिक की संपत्ति पर अभिकर्ता का धारणाधिकार धारा 221 के अनुसार। अभिकर्ता में क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार धारा 222 के अनुसार। प्रतिकर पाने का अधिकार धारा 225 के अनुसार। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और 5वां प्रश्न पढ़ते हैं। दोस्तों, क्या होता है? अभिकर्ता द्वारा अपने अधिकार के प्रयोजन पर टिप्पणी लिखिए। अभिकर्ता अपने अधिकारों को दूसरे को प्रदत्त नहीं कर सकता, व्याख्या कीजिए। अब इसमें आ जाते हैं अभिकर्ता द्वारा अधिकारों को प्रयोजन। अभिकर्ता का वह सामान्य नियम है कि अभिकर्ता अपने कर्तव्यों अथवा कार्यों को किसी अन्य व्यक्ति को प्रयोजन न करे। मालिक और अभिकर्ता का संबंध विश्वास पर आधारित होता है। यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि मालिक उसी व्यक्ति को अपना अभिकर्ता नियुक्त करता है जिस पर उसे उसकी ईमानदारी तथा कार्य क्षमता पर विश्वास होता है तथा वैसा विश्वास उसे दूसरे व्यक्ति पर नहीं हो सकता जिसकी अभियुक्ति अभिकर्ता है। संविदा अधिनियम की धारा 190 के अनुसार अभिकर्ता द्वारा प्राधिकार के प्रयोजन के संबंध में उपबंधित है, जो इस प्रकार है। एक अभिकर्ता उन कार्यों को किए जाने के लिए जिनको स्वयं पूर्ण करने का भार उसने स्पष्टता या गर्भित रूप से अपने ऊपर लिया हो, किसी अन्य व्यक्ति को जब तक कि व्यापार की साधारण प्रथा रूढ़ के अनुसार उप अभिकर्ता नियोजित न किया जा सकता है। एजेंसी के स्वरूप से उप अभिकर्ता नियुक्त किया जाना आवश्यक न हो, विधिपूर्ण तरीके से नियोजित नहीं कर सकेगा। अपवाद, परंतु सामान्य नियम 2 अपवाद हैं जो निम्नलिखित हैं। निम्नलिखित क्या क्या हैं? जब व्यापार की सामान्य प्रथा सब एजेंट अभिकर्ता की नियुक्ति की अनुमति प्रदान करती है, जब अभिकरण का स्वरूप इस प्रकार का है, जब वह उपाभिकर्ता का नियुक्त करने के बिना नहीं हो सकता है, अभिकर्ता उपाभिकर्ता के नियुक्त कर सकता है। अब प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया है? प्रश्न नंबर 6 में दिया है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उप अभिकर्ता, अभिकर्ता के रूप में पत्नी। उप अभिकर्ता भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 191 में उप अभिकर्ता की परिभाषा इस प्रकार करती है कि एक अभिकर्ता ऐसी व्यक्ति है जो अभिकरण के कारोबार में मूल अभिकर्ता द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। अब उपाभिकर्ता की नियुक्ति सामान्य यह नियम है कि अभिकर्ता अपने प्राधिकार को दूसरे को नहीं सौंप सकता है, अर्थात उपाभिकर्ता नियुक्त नहीं कर सकता है, परंतु अग्रलिखित परिस्थितियां ऐसे हैं जिनमें एक उप अभिकर्ता नियुक्त किया जा सकता है।
जबकि व्यापार की स्थिति को देखते हुए ऐसा करना आवश्यक है। मालिक द्वारा अभिकर्ता को स्पष्ट प्राधिकार दिया गया है। जब अभिकरण का स्वरूप इस प्रकार है कि बिना उप अभिकर्ता के नियुक्ति के कार्य न चलता हो। अब अभिकर्ता के रूप में पत्नी, जो पत्नी अपने पति के साथ रहती है उसे पति के नाम पर घरेलू वस्तुएं उधार खरीदने का पूरा अधिकार प्राप्त हो जाता है। हार्मनी के शब्दों में, जब तक लोग घरों में निवास करते रहेंगे तब तक साधारणतया पत्नी घरेलू सामान खरीदेगी और पति मूल्य का भुगतान करेगा। मालिक तथा अभिकर्ता संबंधी विधि पति पत्नी के रिश्ते ही सदैव लागू होते रहेंगे। पत्नी का यह अधिकार कुछ नियमों के अधीन है। प्रथमतः यह आवश्यक है कि पति पत्नी साथ रह रहे हों। यदि पत्नी पति के किसी दोष के कारण उससे अलग रह रही हो तो वह जीवन को आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए अभिकर्ता होगी, परंतु किसी अन्य कार्य के लिए नहीं। यदि वह अपने ही दोष के कारण अलग रह रही है तो वह किसी प्रकार की अभिकर्ता नहीं है। दूसरे यह भी आवश्यक है कि वे दोनों अपने घरों में रह रहे हैं। केवल विवाह के तथ्य से पति पत्नी को अभिकर्ता नहीं हो जाती है और न ही साथ रहने से ही उनका घर होना चाहिए। यदि उनका घर है जिसका एक व्यक्ति प्रबंध कर रहा है तो वह अभिकर्ता हो जाएगी, भले ही वह विवाहित पति पत्नी न हो, केवल उप पति पत्नी की तरह रह रही हो। जब उपर्युक्त शर्तें पूरी हो तो पति उत्तरदायी हो जाता है, चाहे दुकानदार को यह मालूम न हो। जिस स्त्री को उसने वस्तुएं दी है वह विवाहित थी। तीसरी पत्नी अपने पति को केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही ऋणबद्ध कर सकती है। गृह का प्रबंध आमतौर पर पत्नी करती है, इसीलिए उसको वस्तुएं खरीदने का अधिकार केवल उतना ही होता है जितना कि घर के प्रबंध के लिए आवश्यक, जैसे कि घर सामग्री, परिवार के कपड़े तथा अन्य ऐसी वस्तुएं आदि। आवश्यक वस्तुएं क्या है, इसका कोई व्याख्या नहीं किया जा सकता। अब सातवां प्रश्न, अभिकर्ता तथा मालिक के संबंध में उप अभिकर्ता के विधिक स्थितियों को स्पष्ट कीजिए। उचित रूप से नियुक्त किए गए अभिकर्ता को विधिक स्थिति उप अभिकर्ता उचित या अनुचित दोनों रूप से नियुक्त किए जा सकते हैं। यदि उप अभिकर्ता उचित रूप से नियुक्त किया जाता है, जहां तक तीसरे व्यक्ति का संबंध है, वह मालिक का प्रतिनिधित्व करता है। मालिक उस कार्य के लिए बाध्य तथा जिम्मेदार है। मानो कि यह मूल रूप से मालिक द्वारा अभिकर्ता नियुक्त किया गया हो, परंतु जब अभिकर्ता को उप अभिकर्ता नियुक्त करने का अधिकार नहीं होता है, वह किसी व्यक्ति को उप अभिकर्ता नियुक्त करता है। इस सूरत में उप अभिकर्ता मालिक का प्रतिनिधित्व नहीं करता है और मालिक उसके कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। वह व्यक्ति भी मालिक के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति के प्रति अभिकर्ता का दायित्व तो वैसा ही होता है जैसे कि मालिक के प्रति अभिकर्ता का। इस प्रकार अभिकर्ता के कार्यों के लिए जिम्मेदार होगा। अब ड्रेल क्रेर अभिकर्ता यानी परिशोधी एजेंट। परिशोधी एजेंट क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? परिशोधी एजेंट। परिशोधी एजेंट ड्रेल क्रेरे अभिकर्ता। परिशोधी एजेंट उस एजेंट को कहते हैं जो अतिरिक्त कमीशन के बदले में, जिसे परिशोधी कमीशन ड्रेल क्रेट्स कमीशन कहते हैं, अपने प्रधान से वादा करता है कि उधार बेची गई रकम ऋणी द्वारा भुगतान न होने पर वह स्वयं प्रधान को ऐसी रकम को भुगतान कर देगा। इस प्रकार एजेंट तभी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है जब ऋण दिवालिया हो जाता है। नियोक्ता के संबंध में इस प्रकार के एजेंट परिशोधी एजेंट कहलाता है, किंतु तीसरे पक्षकार के संबंध में यह प्रधान की स्थिति में समझा जाता है। अब प्रश्न नंबर 9 में क्या पढ़ते हैं? स्थापना एजेंट से आप क्या समझते हैं? अभिकर्ता एवं प्रस्थापित अभिकर्ता में अंतर बताइए। अब अंतर क्या बताना, अभिकर्ता क्या होता है? संविदा अधिनियम की धारा 182 में अभिकर्ता तथा मालिक की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई करने के लिए या पर व्यक्तियों के व्यवहारों में किसी अन्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजित है। वह व्यक्ति जिसके लिए ऐसा कार्य किया जाता है, जिसका कोई प्रकार प्रतिनिधित्व किया जाता है, मालिक कहलाता है। अतः अभिकर्ता वह व्यक्ति है जो मालिक तथा तीसरे व्यक्ति के मध्य जोड़ने वाली कड़ी का काम करता है, जिसके कि उनके बीच विधिक संबंध स्थापित हो। वह मालिक को तीसरे व्यक्ति के प्रति जिम्मेदार रखने की क्षमता रखता है।
अब प्रतिस्थापित अभिकर्ता। प्रतिस्थापित अभिकर्ता एजेंट से आशय ऐसे व्यक्ति से है जिसको एजेंट के स्थान पर नियुक्त किया जाता है, वह एजेंट का कार्य संभाल लेता है। ऐसे एजेंट को उसके कार्य से मुक्त कर दिया जाता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 194 के अनुसार जब एजेंट ने नियोक्ता की ओर से काम करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नामांकित करने अथवा स्पष्ट या गर्भित अधिकार रखते हुए किसी अन्य व्यक्ति को नामांकित किया है तो ऐसे व्यक्ति को स्थानापन्न एजेंट कहते हैं। अब आ जाते हैं उप अभिकर्ता एवं प्रतिस्थापित अभिकर्ता में अंतर बताइए। उप एजेंट एवं प्रतिस्थापित एजेंट का अंतर। उप एजेंट एजेंट के अधीन काम करता है, जबकि स्थानापन्न एजेंट स्वतंत्र रूप से एजेंट के रूप में काम करता है। उप एजेंट अपने पारिश्रमिक की मांग प्रधान से नहीं कर सकता, जबकि स्थानापन्न एजेंट मूल एजेंट का स्थानांतरण ग्रहण करता है, अतः अपना पारिश्रमिक प्रधान से मांग सकता है। प्रधान उप एजेंट को कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता, जबकि प्रधान स्थानापन्न एजेंट को उसके कार्यों के लिए उत्तरदायी ठहरा सकता है। उप एजेंट को एजेंट केवल उसी समय नियुक्त कर सकता है जबकि ऐसी नियुक्ति व्यवसाय की साधारण प्रथा के अनुसार उचित है अथवा एजेंसी की प्रकृति के अनुसार आवश्यक है, जबकि स्थानापन्न एजेंट को एजेंट केवल उसी दिशा में नियुक्त कर सकता है जब प्रधान की तरफ से करने के लिए अन्य व्यक्तियों का नाम देने के लिए उसे स्पष्ट अथवा गर्भित अधिकार प्राप्त है। अब अभिकर्ता और नौकर में अंतर कीजिए। क्या अंतर करना है? अभिकर्ता और नौकर दोनों में अपने नियोजक को प्रतिनिधित्व करते हैं, परंतु दोनों में अंतर है। मालिक अपने नौकर को आदेश दे सकता है कि कौन सा कार्य करे और किस प्रकार करे, परंतु मालिक अपने अभिकर्ता को निर्देश दे सकता है कि कौन सा कार्य करे, परंतु यह नहीं कह सकता है कि यह कार्य कैसे करे। नौकर मालिक के नियंत्रण में कार्य करता है, जबकि अभिकर्ता मालिक के आदेश के अनुसार तो कार्य करता है, परंतु मालिक के नियंत्रण में कार्य नहीं करता। अभिकर्ता मालिक की ओर से कार्य करने का प्राधिकार रखता है और मालिक तथा पर व्यक्ति के बीच संविदात्मक प्रावधान सृजित कर सकता है, परंतु समांतर नौकर को ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं होती है। अपने कार्यों के बदले नौकर समानतया मजदूर या वेतन पाता है, जबकि अभिकर्ता समानतया दिए गए कार्य पर कमीशन पाता है। नौकर समानतया एक समय में एक ही मालिक की नौकरी कर सकता है, जबकि अभिकर्ता एक समय में कई मालिकों का अभिकर्ता हो सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।